हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो अन्य एग्ज़ाम से किस प्रकार भिन्न होता है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को किस प्रकार से, किस रणनीति से हम क्रैक कर सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। इस संबंध में हम बात करने जा रहे हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाएं हमारी स्कूल और कॉलेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि शैक्षणिक परीक्षा जो होती है स्कूल और कॉलेजेस की, उनका उद्देश्य ये होता है कि न्यूनतम अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण हो जाना। वही जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उनका एकमात्र उद्देश्य होता है सीमित सीटों के सापेक्ष एक सर्वश्रेष्ठ का चयन करना होता है। तो इसमें बिल्कुल प्रतियोगिता होती है। तकनीकी दृष्टि से हम देखें तो चयन प्रक्रिया से ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षा जो है वो छंटनी की प्रक्रिया है, एलिमिनेशन प्रोसेस है, जहां परीक्षक का उद्देश्य अभ्यर्थियों को पास करना नहीं बल्कि दौड़ से बाहर करना है, दौड़ से बाहर करना होता है। इसलिए इस जटिल परीक्षा प्रणाली में सफलता केवल ज्ञान से मिलती नहीं है। अगर आप सोचें कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद है और धड़ाधड़ जैसे आप कॉलेज की और स्कूल की परीक्षा में जो ज्ञान याद अर्जित किया हुआ है उसको लिख करके आ जाते हैं और उससे सफलता मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। प्रतियोगी परीक्षा में केवल ज्ञान नहीं चलेगा बल्कि सही रणनीति बनानी पड़ेगी, साथ साथ में मानसिक दृढ़ता, मेंटली जो एक दृढ़ता की भावना होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए और कड़ा अनुशासन। यह होता है तभी जा करके हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को उसमें सफल हो सकते हैं। जब तक तो कोई विद्यार्थी अपनी पुरानी आदतों, जो ओल्ड हैबिट्स हैं, बुरी आदतें हैं हमारी, सुख सुविधाओं और सामाजिक मोह का त्याग करने के लिए, सुख सुविधाओं का त्याग करने के लिए और सामाजिक मोह, समाज के अंदर विविध प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, उनका मोह त्याग करने के लिए मानसिक रूप से जब तक तैयार नहीं होता है तब तक इस यात्रा में सफल होना बहुत असंभव है। इसलिए हम सबसे पहले कई सारी बातें करने वाले हैं इसके अंदर, और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक प्रतियोगी परीक्षा का जो अभ्यर्थी है उसका जो टाइम टेबल है वो कैसा होना चाहिए। टाइम टेबल के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए कि इतने घंटे में निश्चित रूप से पढ़ूंगा। किसी भी स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए 24 घंटे की जो समय है उसको अपन तीन के टुकड़ों में बांट सकते हैं, 3+3+3, ऐसे करके 9 घंटों का अपन एक शेड्यूल बना सकते हैं। संपूर्ण दिन के अध्ययन को लगातार खींचने की बजाय अगर हम 3 घंटे के 3 प्रभावी ब्लॉक्स बना ले तो पढ़ाई को और ज़्यादा प्रभावी किया जा सकता है, जिसमें सुबह 6 से 9 बजे तक, प्रातः सुबह 6 से 9 बजे तक, इस समय हमारे मस्तिष्क की ग्रहण शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए सबसे कठिन विषय जो है, जो डिफिकल्ट विषय है, सब्जेक्ट्स है, उन सब्जेक्ट्स को, तकनीकी सब्जेक्ट को इस स्लॉट में ले लें 6 से 9 बजे तक। फिर दूसरा स्लॉट 11:30 से 2:30 बजे तक का रखें और इस समय सामान्य अध्ययन या जो जीके के जो नोट्स तैयार करना है या भाषा जैसे विषय जो होते हैं वो उपयुक्त होते हैं। इसमें जीके पढ़ लीजिए, खुद के नोट्स बना लीजिए, या भाषा कोई भी है उसमें पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हैं 11:30 से 2:30 बजे तक। और तीसरा स्लॉट है 5 बजे, शाम 5 बजे से लगा करके 8 बजे तक। इस समय रात के समय जो है आपको केवल शाम से रात का समय जो 5 से 8 का समय है उसमें केवल मॉक टेस्ट देना, MCQ सॉल्व करना और पुराने क्वेश्चन पेपरों का अभ्यास करना, जिससे मस्तिष्क जो है वो सक्रिय बना रहे। इस प्रकार 6 से 9 बजे तक प्रातःकालीन पहला ब्लॉक आ जाएगा 3 घंटे का, फिर 11:30 से 2:30 बजे का, और एक शाम के समय 5 से 8 बजे तक का जो स्लॉट है। और उसमें कौन कौन से समय के अकॉर्डिंग जो है आपको किस प्रकार के अभ्यास करना चाहिए। सुबह आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट ले लीजिए, दोपहर को आप जीके और नोट्स बनाने वाला और भाषा जैसा कोई विषय ले लीजिए, और रात को 5 से 8, शाम को 5 से रात को 8 बजे तक आप जो है मॉक टेस्ट देना, MCQ सॉल्व करना, पुराने प्रश्न पत्रों का अभ्यास करना। ऐसा आप 9 घंटों का एक प्रैक्टिकल शेड्यूल बना सकते हैं। आप कोई विद्यार्थी ये कहता है कि मैं 15-15 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक दिन 15 घंटा पढ़ना संभव है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक पढ़ना संभव है, लेकिन आगे इसे पूरे मंथ तक कंटिन्यू करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए प्रैक्टिकल जो पढ़ने का जो आइडियल टाइम है वो 9 से 10 घंटे का है। अगर आप 3-3 घंटे के 3 स्लॉट बनाते हैं और इस प्रकार विषय की स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो आपके लिए उचित रहेगा। इसके अलावा एक सफल अभ्यर्थी
के लिए 5 अनिवार्य गुण होने चाहिए। 5 अनिवार्य गुण जो आपने कभी सुन भी रखे होंगे, उसको मैं बता रहा हूँ, जो आपने सुन रखे होंगे, लेकिन करत करत अभ्यास की जड़ मत हो तो सुजान, तो आपको सुनना चाहिए, एक बार वापस से सुनना चाहिए। केवल कि आपको पता है इसलिए उससे वो फर्क नहीं पड़ता। एक बार आप सुनेंगे और उसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तब परिणाम आएगा। इसलिए पहला जो 5 अनिवार्य गुण है उसमें पहला आता है काकचेष्टा। काकचेष्टा, जिस प्रकार कौवा अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयासरत रहता है, उसी प्रकार अभ्यर्थी को अपने पाठ्यक्रम में बदलाव और परीक्षा पैटर्न पर पैनी नजर रखनी चाहिए। परीक्षा पैटर्न पर, पाठ्यक्रम में बदलाव, और कौवा जिस प्रकार निरंतर अभ्यास करता रहता है, प्रयास करता रहता है, ऐसे आपको सतर्कता और प्रयास इन दोनों का समन्वय रखना है। कौवे से यह गुण उठाना है। दूसरा है बको ध्यानम। बको ध्यानम, जिस प्रकार बगुला उसको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। जब अभ्यर्थी भी अध्ययन कक्ष में हो तो उसका सारा ध्यान जो है बाहरी शोर और सोशल मीडिया से पूरी तरह मुक्त हो जाना चाहिए। बाहर का शोर उसको नहीं सुनाई देना चाहिए। सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपका किससे मनमुटा हुआ है, क्या झगड़ा हुआ है, कोई मतलब नहीं। बस सिर्फ अपना लक्ष्य ये होना चाहिए, तब जाकर के हम ये कर पाएंगे। इसलिए बको ध्यानम, गहन एकाग्रता, बगुले की बात। श्वान निद्रा, निद्रा जो है अभ्यर्थी की जो है वो नियंत्रित होनी चाहिए। 6 से 7 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद पर्याप्त है। सचेत गहराई युक्त जो गुणवत्तापूर्ण नींद है वो बहुत 6 से 7 घंटे की, इससे ज़्यादा नहीं। अल्पाहारी भोजन जो है उसका संतुलित होना चाहिए। ज़्यादा गरिष्ठ और वसा वाला भोजन जो है वो चुस्ती पैदा करता है। उससे बेहतर है कि हल्का, सुपाच्य और पोषण गुणवत्ता वाला भोजन जो है वो होना चाहिए। तो अभ्यर्थी के लिए ध्यान रख लीजिए। और 5वीं बात है गृह त्यागी, कंफर्ट जोन का परित्याग करना। आधुनिक संदर्भ में हम ये कहें तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, सुख सुविधाओं और अनावश्यक जो सामाजिक दायरों से उसको दूरी बनानी पड़ेगी, तब जाकर के वो ऐसा कर पाएगा। और आचरण और सामाजिक अनुशासन, इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का जो विद्यार्थी होता है उसको एकांतवास प्रिय होना चाहिए। सामाजिक दूरी बनाए रखनी पड़ेगी। सोशल आइसोलेशन प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रतियोगी परीक्षा की अवधि में अभ्यर्थी को एक सकारात्मक एकांतवास की आवश्यकता होती है। सकारात्मक सामाजिक उत्सवों और मित्रों के अनौपचारिक जमावड़ों में अत्यधिक अगर सहभागिता अगर रखेगा तो अभ्यर्थी के जो मानसिक प्रवाह है, ठीक है ना, जो मानसिक एकाग्रता है वो खंडित होती है। इसलिए उस मानसिक एकाग्रता को बनाए रखने के लिए सोशल आइसोलेशन बहुत जरूरी है। पॉजिटिव सोशल आइसोलेशन, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ छाड़ के बिल्कुल बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, इस प्रकार का आइसोलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। जो जितना हमारा सामाजिक व्यवहार होना चाहिए, जो एक आइडियल, वो होना चाहिए, लेकिन उसके अतिरिक्त अत्यधिक जो सामाजिक उत्सव होते हैं, मित्रों के साथ में कई बर्थडे मना लिया, पार्टी कर ली, किसी और सामाजिक उत्सव में चले गए, तो आपसे प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए एक सकारात्मक सोशल आइसोलेशन होना चाहिए। फिर आपका जो डिजिटल आचरण है, ठीक है ना, स्क्रीन टाइम, वह भी फिक्स होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट्स और रील्स जैसी जो दृश्य सामग्री है वो हमारे अंदर केमिकल रिलीज करती है। आप सब जानते हैं डोपामाइन, और वो डोपामाइन जो होता है वो किसी भी अभ्यर्थी की लंबी अवधि तक बैठकर पढ़ने की जो क्षमता है उसको कम करता है। अगर बार बार आप शॉर्ट्स और रील्स देखने के आदी हो गए तो आप लंबे समय तक नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए जो आपका जो अटेंशन है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो शॉर्ट्स और रील्स का जो आपका स्क्रीन टाइम है उसको आपको एक निश्चित सीमा पर लेके जाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं। अध्ययन के दौरान सोशल मीडिया ऐप्स जो है वो पूरी तरह ब्लॉक कर देने चाहिए। इसके साथ साथ में प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी के लिए कुछ नियम फॉलो करने चाहिए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, पहला, आपके पास अपना खुद का एक जो प्रिंट आउट निकला हुआ सिलेबस, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो पाठ्यक्रम है वो एक मानचित्र है। उस बिना पाठ्यक्रम को समझे अगर आप अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं तो वह ठीक वैसा ही है जैसे घने जंगल में यात्रा करने जा रहे हैं परंतु आपके पास में नक्शा नहीं है। इसलिए घने जंगल में जिस प्रकार नक्शे की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार पाठ्यक्रम वही नक्शा है जो हमें हमारे मंजिल तक पहुंचाएगा। इसलिए पाठ्यक्रम का जो प्रिंट आउट है वो आपके टेबल के सामने लगा हुआ होना चाहिए। दूसरा, आपके पास में
जो स्रोत है, पढ़ाई के जो स्रोत है वो बिल्कुल सीमित होने चाहिए। 10 पुस्तकों को एक बार पढ़ने से बेहतर है कि एक ऑथेंटिक बुक जो है उसको 10 बार पढ़ा जाए, क्योंकि एक ऑथेंटिक प्रामाणिक बुक आपका दृष्टिकोण विस्तृत करेगी। और उस कहने का मतलब यह है कि सीमित रिसोर्सेज और साथ में बार बार, क्योंकि सीमित रिसोर्सेज होंगे तो उनका रिवीजन भी बहुत आसानी से हो पाएगा। इसलिए ऑथेंटिक बट लिमिटेड रिसोर्सेज को लेना है और साथ में उसका बार बार अधिकतम क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, पिछले परीक्षाओं के जो 5 से 10 वर्षों के प्रश्न पत्र जो है वो हमें यह एक आइडिया दे देते हैं कि परीक्षा का पेपर जो सेटर होता है वो उसके वो किस किस दिशा में सोच रहा है, तो उसके इर्द गिर्द कितना डीप जा रहा है, कितना अपना उसका दृष्टिकोण विशाल है, तो उस हिसाब से हम अपनी पढ़ाई को थोड़ा और ज़्यादा डायमेंशन दे पाएंगे। इसलिए विगत वर्षों के 5 से 10 वर्षों के प्रश्न पत्र हमको हल करने चाहिए। चौथी बात, मॉक टेस्ट आपके गलतियों को सुधारने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए मॉक टेस्ट लेना चाहिए। और अपने पास में एक पर्सनल डायरी होनी चाहिए जिसके अंदर आप के द्वारा अगर कोई गलती हो रही है तो उस गलतियों को, कोई ऐसे प्रश्न है तो उनको लिखने चाहिए ताकि भविष्य में उनका निदान हो सके और एक पढ़ाई को और ज़्यादा पॉलिश किया जा सके। पांचवी बात, निरंतरता ही सर्वोच्च गुण है। प्रतिदिन बिना किसी प्रकार के आलस्य के 6 से 7 घंटे की नियमित पढ़ाई जो है वही आपको परिणाम देती है। इसलिए इन चीज़ों को फॉलो करना है। आपके पास अपना सिलेबस होना चाहिए जो कि आपका एक प्रकार का मैप है, नक्शा है, और रिसोर्सेज भले आपके पास सीमित हो लेकिन ऑथेंटिक हो, और उनको बार बार रिवाइज करना है, पिछले साल के पेपर पढ़ने हैं, और एक डायरी होनी चाहिए जिसमें आप अपने द्वारा की जा रही त्रुटियों को लिख सकें, मॉक टेस्ट देने हैं, और निरंतरता के साथ में डेली 7 से 9 घंटे पढ़ाई करनी है, मतलब करनी है। दोस्तों, बाज जो होता है ना, बाज, कई बार हमें ऐसा लगता है कि असफलता मिल गई है, हम पीछे रह गए, अब हमसे नहीं होगा, अब एक प्रकार से कैसे शिफ्ट करें, कितना टाइम हो गया है। तो बाज होता है ना, वो 40 वर्ष की उम्र में अपनी मुड़ी हुई सोच जो होती है, उसकी चोंच जो है वो मुड़ जाती है, भारी पंखों को पत्थर पर मार मार करके नोच डालता है, खुद ही अपनी चोंच भी तोड़ता है, साथ साथ में पंखों को भी तोड़ देता है। एट द एज 40 ईयर्स, 40 साल की उम्र पर ये काम करता है। और 5 महीने के अत्यंत कष्टप्रद समय के बाद जब ये काम हो जाता है तो 5 महीने के बाद में जो उसके पंख भी उगाते हैं और साथ साथ में चोंच भी वापस आ जाती है, उसको अच्छा जीवन, वो चोंच भी नहीं आ जाती है और पंख भी नहीं मिल जाते, और एक युवा वाला जीवन वापस जीने लगता है। 30 वर्षों तक, अगले 30 सालों तक वो अच्छा जीवन जी सकता है। इसलिए कहने का मतलब यह है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमारा जो पुराना जो आलस्य है उसको छोड़ना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर के हमें सफलता मिलती है। सुकरात वाली कहानी आपको पता होगी। सुकरात के पास में उसका एक शिष्य जो है वो युवक था, वो आता है, तो उसके साथ में घटना में शॉर्ट में बता रहा हूँ कि सुकरात ने एक युवक का सिर पानी में डुबो दिया था। बाहर निकलने पर जब युवक ने सांस ली तब सुकरात ने कहा, जिस दिन सफलता की चाह भी पानी के अंदर हवा जैसी तीव्र होगी उस दिन सफलता मिल जाएगी। सफलता कब मिलेगी, ऐसा प्रश्न उस युवा ने पूछा था, तो उसका सर सुकरात ने पानी में डुबो दिया, थोड़ी देर अंदर रखा। वो बचाओ इस प्रकार का प्रयास भी करता रहा, बाहर निकालो ऐसा प्रयास बोलता रहा, लेकिन सुकरात ने थोड़े समय तक जानबूझ करके अंदर रखा, और जैसे ही फिर थोड़ा सा ऐसा हुआ तब उसको बाहर निकाला। अब पूछा, तू जब पानी के अंदर था तब तुझे किसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा थी? तब उसने कहा कि मुझे ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा थी, हवा की ज़्यादा आवश्यकता थी। फिर सुकरात ने कहा कि जिस दिन तुझे तुम्हारे लक्ष्य की ऑक्सीजन की भांति आवश्यकता रहेगी, ऑक्सीजन की तरह तुम्हारी उस लक्ष्य के प्रति चाह बढ़ जाएगी, उस दिन तुम निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति इतनी होनी चाहिए, लगाव होना चाहिए, इतना प्रेम होना चाहिए। एक लकड़हारा पेड़ काटने के बाद आधा घंटा अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता है, आधा घंटा, जिससे वह कम समय में दूसरे से दोगुने पेड़ काट लेता है। यानी कि आपकी धार तेज होनी चाहिए। कम आप अपना जो कुल्हाड़ी है उसकी धार तेज नहीं होगी और आप इसको चलाते रहेंगे
तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप लगातार मॉक टेस्ट देंगे, गलतियों को स्वीकार करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो यह एक प्रकार की आपकी बुद्धि को धार देना ही है और लगातार अभ्यास करना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारी उदाहरण देखने को मिलते हैं जो आप भली भांति जानते हैं। हमेशा याद रखिए कि कोई भी जहाज जो होता है वो जब तक उसके अंदर पानी नहीं प्रवेश करता तब तक डूबता नहीं है। कहने का मतलब बाहरी समाज की नकारात्मकता आपको नहीं डुबो सकती। बाहरी जहाज का अंदर जब एक छेद लग जाता है तो उसमें से बाहर का पानी अंदर आने लगता है और जहाज डूब सकता है। तो इसलिए अपने अंदर इतनी योग्यता होनी चाहिए कि बाहरी समाज की जो नकारात्मकता है उसके प्रभाव में नहीं आना है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा का दौर है। इसमें जो कई सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स में भी अडिग रहना, अविचल रहना, धैर्य के साथ में आगे बढ़ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए बाहरी समाज की जो नकारात्मकता है उस पर हमारा जो है वो ध्यान नहीं होना चाहिए, उनको हमारी बुद्धि में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। इसलिए चयन सूची में नाम किसी संयोग से नहीं आता। सिलेक्शन जो मेरिट लिस्ट होती है उसमें ऐसा नहीं कि भाई हो ऐसे संयोग से आ गया। यह उन हजारों रातों का परिणाम होता है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आप अपने भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं। इसलिए उठिए और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कीजिए, यानी कि बुद्धि की धार को तेज कीजिए, भटकाओं को दूर कीजिए और निशाना साधिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप प्रतियोगी परीक्षा के अंदर सफल हो, जिस भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, और मेरे द्वारा दी हुई जानकारी जो है वो निश्चित रूप से आपके उपयोगी साबित होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।